आप समुद्र को पार नहीं कर सकते जब तक कि आप में किनारे को खोने का साहस न हो। रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए बहुत मौजू है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम फॉरेन अफेयर्स में छपे एक काफी दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। ये लेख भारत की जो एक महाशक्ति बनने की इच्छा है और जमीनी हकीकत है, उसके बीच के अंतर को देखता है। ये चर्चा यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो खास है ही, पर जो भी लोग दुनिया में क्या चल रहा है इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगी। हमारा आज का मकसद है कि इस लेख के मुख्य तर्क क्या हैं, क्या अवसर हैं भारत के सामने, और हाँ, चुनौतियां क्या हैं, इनको जरा खोलकर समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत इस बात से होती है कि कैसे पिछले करीब 20 सालों से बुश से लेकर बाइडेन तक अलग अलग अमेरिकी प्रशासन ने भारत के उदय का समर्थन किया है। हाँ, बिल्कुल। और वजहें भी काफी साफ थीं, जैसे चीन को बैलेंस करना, आतंकवाद से निपटना और एक उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सपोर्ट करना। जी, लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। लेख कहता है कि अमेरिकी समर्थन के बावजूद भारत का असली लक्ष्य अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनना नहीं है। भारत चाहता है रणनीतिक स्वायत्तता, मतलब अपनी विदेश नीति वो खुद तय करे बिना किसी बाहरी दबाव के। अच्छा। और एक बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना है जहां ताकत सिर्फ एक दो देशों के पास ना हो। इसीलिए तो भारत अमेरिका के विरोधी माने जाने वाले देशों जैसे ईरान हुआ, रूस हुआ, उनसे भी रिश्ते बनाए रखता है। मतलब वो किसी एक गुट में बंधना नहीं चाहता। सही है। ये तो ही कूटनीति की बात। अब जरा आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। 1991 के बाद भारत ने तरक्की तो की है, काफी प्रभावशाली रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पर लेख ये भी कहता है कि चीन ने जो ऐतिहासिक ग्रोथ दिखाई है उसके सामने ये थोड़ी फीकी लगती है। हाँ, ये बात भी है कि चीन अब थोड़ा धीमा हो रहा है और भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब युवा आबादी का फायदा। जी, लेकिन क्या ये फासला भर पाएगा? लेख का एक विश्लेषण तो ये कहता है, जो थोड़ा चौंकाने वाला है, कि चीन की बराबरी पर आने के लिए भारत को अगले लगभग 25 साल तक लगातार 8% से ग्रो करना होगा। 8%? हाँ, और वो भी तब जब चीन सिर्फ 2% पर ग्रो करे। तो ये लक्ष्य देखा जाए तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। चुनौतियां बहुत है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना मजबूत नहीं है अभी भी। व्यापार में संरक्षणवाद, मतलब इंपोर्ट पर रोक वगैरह, वो बढ़ रहा है। हाँ, R&D पर खर्च भी कम है। बिल्कुल, रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश कम है। और सबसे बड़ी बात, मानव पूंजी, मतलब हमारी इतनी बड़ी आबादी को स्किल्ड बनाना, उसमें हम अभी पीछे हैं। तो अनुमान ये है कि सदी के मध्य तक भारत शायद तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, पर अमेरिका या चीन जैसा सुपर पावर वो शायद ना बन पाए। और रणनीतिक तौर पर भारत जो पहले गुटनिरपेक्ष था, अब वो बहुसंरेखण की बात कर रहा है। मतलब जरूरत के हिसाब से अलग अलग देशों और ग्रुप्स के साथ साझेदारी। जी, जैसे ब्रिक्स है, SCO है, भले उनमें अमेरिका के प्रतिनिधि देश शामिल हों, ये अपनी आज़ादी बनाए रखने की एक कोशिश है। हाँ, और यहीं पर वो दुविधा सामने आती है जिसका लेख जिक्र करता है। एक तरफ तो भारत को चीन को बैलेंस करने के लिए अमेरिका और उसके जैसे सहयोगियों की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ भारत जो ये बहुध्रुवीय दुनिया चाहता है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के वैश्विक दबदबे को ही तो चुनौती देता है। सही बात है। तो अगर दुनिया सच में दो ध्रुवों में बंट गए, अमेरिका और चीन, तो फिर ये बहुसंरेखण वाली नीति कितनी कारगर होगी? ये एक बड़ा सवाल है। और लेख सिर्फ बाहरी चुनौतियों पर ही नहीं रुकता, वो भारत के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उन पर भी ध्यान दिलाता है। पहले भारत को देखा जाता था कि इतनी गरीबी के बावजूद ये एक सफल उदार लोकतंत्र है। जी हाँ। लेकिन लेख के मुताबिक हाल के सालों में हिंदुत्व विचारधारा का प्रभाव बढ़ा है और कुछ सत्तावादी प्रवृत्तियां, मतलब सरकार का नियंत्रण बढ़ना, ये देखने को मिला है। इससे जो धर्मनिरपेक्ष आदर्श थे या जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, उनमें थोड़ी गिरावट आई है। और लेख का तर्क है कि ये जो उदार मूल्यों से दूरी दिख रही है, ये भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए ठीक नहीं है, ये उन्हें कमजोर कर सकती है। कैसे? देखिए, एक तो इससे देश के अंदर ही ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।
अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा या अलगाव की भावना आ सकती है। दूसरा, देश के जो संसाधन हैं वो बाहरी दुनिया में प्रभाव बढ़ाने के बजाय अंदरूनी सुरक्षा मसलों पर ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। अच्छा। और तीसरा, दुनिया में भारत की जो छवि है एक वाइब्रेंट उदार लोकतंत्र की, उससे धक्का लग सकता है। इससे अमेरिका जैसे जो उदारवादी पार्टनर है उनके साथ रिश्तों में भी थोड़ा तनाव आ सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? लेख का मुख्य पॉइंट ये लगता है कि भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति तो बनेगा, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन कुछ बड़ी बाधाएं हैं, जैसे चीन के साथ बढ़ता आर्थिक गैप, ये रणनीतिक दुविधाएं कि किसके साथ जाएं किसके साथ नहीं, और देश के अंदर ये जो उदार लोकतांत्रिक मूल्यों पर बहस चल रही है, ये सब मिलकर शायद भारत के वैश्विक प्रभाव को उतना नहीं बढ़ने देंगी जितनी उसकी क्षमता है। और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो अगर भारत और अमेरिका के बीच जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है, अगर वो कड़ी कमजोर पड़ती है तो हो सकता है उनके रिश्ते ज्यादा लेन देन वाले हो जाएं। मतलब सिर्फ जहां तात्कालिक फायदा दिखे वहीं सहयोग करें। ट्रांजैक्शनल। हाँ, ट्रांजैक्शनल। और अगर वो मूल्यों पर आधारित गहरी साझेदारी नहीं रही तो भारत के लिए अकेले चीन जैसी बड़ी ताकत को बैलेंस करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये चर्चा हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने की इच्छा और चीन को संतुलित करने के जो भू राजनीतिक जरूरत है उसके बीच कोई कामयाब रास्ता निकाल पाएगा? और भारत के अंदर किस तरह की राजनीति और समाज उसके वैश्विक उदय के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होंगे? हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन सवालों पर सोचें। आपके क्या विचार हैं? क्या आप लेख के विश्लेषण से सहमत हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।